गरीब माँ की 5 बेटियों के जादुई बैंगन। मेरी प्यारी बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम पांचों अपना ध्यान रखना और कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। माँ, घर में तो दरवाजा ही नहीं। गरीबी के चलते मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे घर में दरवाजा ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी रक्षा खुद कर सकती हो। ऐसा कहने के बाद दुर्गेश्वरी काम के लिए निकल जाती है, जिसके बाद उसकी 5 बेटियां घर में एक दूसरे के साथ बैठी हुई बातें करने लगती हैं। माँ तो काम करने निकल गई, अब हम लोग क्या करें? करना क्या है, पूरे दिन भूखे रहना और शाम को माँ के आने का इंतजार करना। नहीं नहीं, हमें कुछ तो करना चाहिए। हमारी माँ दिन भर मेहनत करती है और बाहर जाकर कमाती है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हम पांचों बहनों के लिए। हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम ही बताओ, अब इस पुश्तैनी घर में रह तो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े घर होने का फायदा ही क्या, जब हम इस घर के 4 दीवारी के अलावा कहीं आ जा नहीं सकते। और फिर तुम्हें पता है ना, अभी हम पांचों कितनी छोटी हैं। अगर माँ हमें काम करते हुए देखेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बेशक हम पांचों छोटी हैं, लेकिन हमारी अक्ल बहुत अच्छी है। हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके कुछ पैसा कमा तो सकते हैं, लेकिन कैसे कमाए, उसके लिए हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। तभी मोहिनी की नजर घर में रखे बैंगनों के ऊपर पड़ती है। हम इतने बड़े घर में रहते हैं, इस टूटे फूटे पुश्तैनी घर के अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस बड़े से घर के आंगन में हम कुछ न कुछ तो कर सकते हैं। मोहिनी बैंगन उठाती है और बैंगन उठाकर अपनी 5 बहनों से कहती है, हम इस बैंगन को अपने इस पुश्तैनी घर के पीछे आंगन के अंदर उगाएंगे और इसकी खेती करेंगे। जैसे जैसे बैंगन उगेंगे, हम बहनें उन बैंगनों को बेचकर अपनी माँ का हाथ बटाएंगे। लेकिन अगर हम काम करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? और अगर माँ को पता चल गया कि हमने अपनी पढ़ाई छोड़कर बैंगनों की खेती करना शुरू कर दिया, तो वो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन माँ को इसके बारे में बताने वाला कौन है? हम उनको इसके बारे में बताएंगे ही नहीं। हाँ, और हम सभी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, और फिर इस काम के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे, ताकि माँ को पता चलने के बाद भी हमारे ऊपर गुस्सा ना आए। चलो फिर बैंगन की खेती करते हैं। 5 की 5 बहनें मिलकर आंगन में बैंगन की खेती करना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही वो सबसे पहले आंगन को अच्छे से साफ करती, फिर उसकी मिट्टी को खेती करने के लायक उपजाऊ बनाती और उनके अंदर बैंगन के बीज निकाल कर डाल देती, जिसमें उन 5 बहनों की बहुत मेहनत लगती है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। थकावट तो मुझे भी हो रही है, लेकिन इतनी मेहनत करके मजा बहुत आया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो, हमें बहुत देर हो गई है, अब हमें पढ़ाई करने के लिए चलने जाना चाहिए। माँ भी आने ही वाली होगी, शाम का वक्त हो रहा है। पूजा की बात सुनने के बाद उसकी 4 बहनें पढ़ाई करने के लिए चली जाती हैं। शाम ढलने के बाद दुर्गेश्वरी लोगों के घर से काम करके वापस घर लौट आती है, लेकिन उसका चेहरा उतरा होता है। क्या हुआ माँ, तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? क्या बताऊं बेटी, आज मेरी मालकिन ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। साग सब्जी कहाँ से लेकर आती, लेकिन जाने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ बैंगन रखे थे। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बैंगन का भरता ही बना देती हूँ, लेकिन वह बैंगन कहाँ गए? बैंगन का नाम सुनते ही उसकी 5 बेटियां शांत हो जाती हैं, जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। अरे माँ, हमने वो बैंगन दोपहर के खाने में बना लिए थे। दरअसल हमें बहुत जोर से भूख लगी थी। ये तुम 5 ने क्या किया? रात के खाने के बारे में तो सोचते, लेकिन इतने सारे बैंगनों में से एक भी बैंगन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तुम 5 इतने सारे बैंगन कैसे खा सकती हो? दुर्गेश्वरी अपनी 5 बेटियों को सुनाने लगती है। हम 5 बहनें भूखी थी और हमने खा लिया था, लेकिन हमारे साथ साथ एक गौ माता भी थी जो हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसे भूखा देखा नहीं गया तो कुछ बैंगन उसे भी खिला दिए। अगर हमने बुरा किया तो माँ हमें माफ कर देना। दुर्गेश्वरी ये सुनने के बाद थोड़ी शांत हो जाती है, जिसके बाद वो कहती है, चलो ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं पड़ोस की काकी से कुछ चावल ले आती हूँ, आज वही बना लेंगे। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर अपनी बेटियों का पेट भरने के लिए अपने गांव की पड़ोस वाली काकी से थोड़े से चावल ले आती है और चावल उबाल कर उनके साथ चटनी बनाती है और अपनी 5 बेटियों के साथ खाने लगती है। तुमने पढ़ाई कैसे की? और कोई पढ़ाई में मदद चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। पढ़ाई तो ठीक ठाक हो गई माँ। आज हम 5 बहनों ने एक दूसरे की मदद की, इसलिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई।
ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम पांचों अब एक दूसरे की मदद करती हो और समझदार भी हो। ऐसे ही हमेशा रहना। दुर्गेश्वरी बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन दुर्गेश्वरी अपने घर की साफ सफाई करते हुए घर के आंगन के पीछे पहुंच जाती है, जहां पर उसके आंगन में खूब सारे बैंगन की खेती होती है, जिसे देखकर दुर्गेश्वरी हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतने सारे बैंगन! लेकिन इतने सारे बैंगन की खेती यहाँ हुई कैसे? दुर्गेश्वरी अपनी 5 बेटियों को आवाज लगाकर बुलाती है, जिसके बाद उसकी 5 बेटियां उसे सब कुछ सच सच बता देती हैं। माँ, हम पांचों को डर था कहीं आप हमें डांटो ना। हम आपकी मदद करना चाहती थी, इसलिए हमने बैंगन की खेती की। माँ, अब हम इन बैंगनों को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आपको लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं होगी। दुर्गेश्वरी अपनी 5 बेटियों को गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तुम पांचों मेरे लिए बहुत अनमोल हो। तुम पांचों को पाकर मैं भाग्यशाली हो गई हूँ। तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। अब जब तुमने बैंगन की खेती कर ही ली है तो आओ, चलो इन बैंगनों को तोड़कर बाजार में बेचने चलते हैं। दुर्गेश्वरी और उसकी 5 बेटियां बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो सभी बैंगन तोड़ती हैं। जैसे ही वो बैंगन तोड़ती हैं, वो बैंगन सोने में बदल जाते हैं। ये कैसा करिश्मा है? इस बैंगन की खेती में से तो ये मामूली बैंगन तोड़ने पर सोने के बैंगन हो रहे हैं। हाँ माँ, देखो मेरे हाथ में जो बैंगन है वो भी सोने का हो गया है। सभी के बैंगन सोने के हो जाते हैं कि तभी अचानक से उन सभी को एक आवाज आती है। ये सब मेरी ही बदौलत है। तेरी ये जमीन कब से बंजर थी, लेकिन ये मामूली जमीन नहीं बल्कि जादुई जमीन थी। मैं कब से यहाँ ऐसे ही पड़ा था, लेकिन इन 5 ने मेरा बहुत ध्यान रखा और बहुत अच्छे से मेरी जमीन पर बैंगन की खेती की। मैंने बस इन्हें इनकी मेहनत का फल दिया है। आप जो कोई भी हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी बदौलत हमारी परेशानियां खत्म हो गई। दुर्गेश्वरी की 5 बेटियों की मेहनत सफलता देती है, जिसके चलते दुर्गेश्वरी उन सोने के बैंगन को एक सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देती है, जिससे उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अरे वाह, एक सोने के बैंगन से हमें इतना सारा पैसा मिला है। इन सभी पैसों से तो मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई अच्छे से करवा सकती हूँ और उन्हें पेट भर कर खाना भी खिला सकती हूँ। दुर्गेश्वरी उन पैसों से अपने घर का सारा राशन और अपनी 5 बेटियों को बड़े स्कूल में डाल देती है, जिसके बाद जब भी उन्हें कोई परेशानी होती तो वो अपनी पुश्तैनी घर के पीछे वाले आंगन में जाकर बैंगन तोड़ती, जो कि बैंगन सोने का हो जाता, और वो उस बैंगन से अपनी परेशानियों को दूर करती है, जिसके बाद वो अपना जीवन सुखी सुखी बिताने लगते हैं। एक घर में पिंकी अपनी सास अमृता के साथ रहती थी। पिंकी एक सीधी सादी शरीफ सी बहू थी, लेकिन अमृता एक निहायती चालाक इंसान थी। अरे बहू, अब क्या ये राग ही गुनगुनाती रहेगी? कभी भगवान का नाम भी ले लिया कर। माँ जी, मैं सुबह ही सारा पूजा पाठ कर चुकी हूँ। पूजा पाठ किया और हमें बताया तक नहीं। अरे कम से कम खील बताशे का प्रसाद ही बना देती, ना समझ। अमृता हमेशा पिंकी को छोटी छोटी बातों पर डांटा करती थी। बहू, अब क्या मुझे भूखा ही रखने का इरादा है? ला, जल्दी से कुछ खाने को दे। लाई माँ जी। पिंकी किचन में चली जाती है। हे भगवान, मुझे तूने ये कैसी बहू दे दी है? बिल्कुल ही पागल। अरे इसमें तो नाम की भी चालाकी नहीं है। बहू क्या रसोई में ही सो गई? आ रही हूँ माँ जी। इतनी देर क्यों लगा दी? वो माँ, मैं ना। चल चुप कर, ला खाना दे। पिंकी कई पकवानों की थाली अमृता के आगे रख देती है। ये क्या, तूने रोटियों पर घी नहीं लगाया? वो माँ, लाइए मैं अभी लगा कर ले आती हूँ। ओहो, तुझसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता है, बोड़म। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अमृता अपनी बहू के साथ चालाकी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन पिंकी घर में पोछा लगा रही होती है। अरे मेरी बोड़न बहू, अब क्या करने लगी? माँ जी, माँ जी, क्या आप मुझसे कह रही हो? अरे क्या तुझे यहाँ कोई और भी दिखाई दे रहा है? पोछा लगा रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये कैसा पोछा लगाया है तूने? सारी की सारी धूल मिट्टी तो फर्श पे ऐसे ही दिखाई दे रही है। मुझे तो नहीं दिख रही है माँ जी। नहीं दिखी तो अब दिखेगी।
अमृता जोर से पोछे की बाल्टी में लात मारती है। सारा पानी इधर उधर हो जाता है। अब दिखाई दी? आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जल्दी जल्दी काम कर, समझी? अमृता अपनी बहू से हमेशा चिढ़ी हुई सी रहती थी और इसी वजह से वो अपनी चालाकी से पिंकी के कामों को बिगाड़ते रहती थी। पता नहीं माँ को मुझसे क्या चाहिए। मैंने जाने अनजाने में ऐसी क्या गलती कर दी है जो माँ हमेशा मुझसे नाखुश ही रहती है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो। पिंकी खुद से ही बातें करती हुई रसोई की तरफ आ जाती है कि तभी उसके कदम रुक जाते हैं। ये तो माँ है, लेकिन ये कर क्या रही है? यही छिपकर देखती हूँ। अब मैं इस बोड़म के बनाए खाने में ये सारा नमक मिला दूंगी और फिर इसे बताऊंगी। हे भगवान, इतनी नीच हरकत! तो इसका मतलब माँ जी जानबूझकर मेरे साथ ऐसा सुलूक करती हैं। अब बताऊंगी तो मैं आपको माँ जी, आप देखती रहिए। अमृता खाने में नमक मिलाकर वापस से अपनी जगह आकर बैठ जाती है। अरे बहू, बहू आई माँ जी। अब क्या तू बोड़म के साथ साथ बहरी भी हो गई है? कब से आवाज दिए जा रही हूँ। वो माँ जी, मैं ना कामों में थोड़ी सी बिजी थी। अब बता दीजिए कि क्या बात थी? यहाँ मेरे पेट में चूहे शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। पेट में भूख का भूचाल आ रहा है। खाना कहाँ है? खाना तो तैयार है माँ, अभी लाती हूँ। पिंकी खाना खाकर अमृता के सामने रख देती है और अमृता उसे चख कर बोलती है, ये खाना है या बस नमक? क्या हुआ माँ जी, अच्छा नहीं लगा? अरे जरा चख इसे। ऐसा है जैसे कि इसे 9 चखे और 100 थूके। ऐसा क्या माँ जी? क्या नमक ज्यादा ही चोखा हो गया? तो मेरे पास इसका एक इलाज है। पिंकी किचन से मिर्ची का डब्बा लेकर आती है और उसे अपनी सास की प्लेट में पटक देती है। अरे ये क्या किया तूने? वही माँ जी जो आपने मेरे बनाए खाने के साथ किया था, उसमें नमक मिलाकर। ये तो क्या बोले जा रही है? मैंने कुछ नहीं किया है। माँ जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपकी जुबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है? देखिए माँ जी, मैं आपकी तरह चालाक और मक्कार नहीं हूँ जो सालों साल बातों को अपने ही अंदर दबाए रखूं। मैं जैसी हूँ सामने हूँ। अगर आपको मुझसे या मेरी किसी भी चीज से परेशानी है तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। अरे चुप कर, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली बोड़म औरत। पिंकी की बात अमृता को जरा भी समझ में नहीं आती, लेकिन पिंकी अब अपनी सास से बहुत ज्यादा सावधान हो गई थी। वो सारे काम इतनी सावधानी से किया करती थी कि अमृता को उसके काम में कमी निकालने का मौका ही नहीं मिलता था। अरे ये पिंकी तो बड़ी ही सावधान हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बोड़म बहू इतनी जिम्मेदार भी हो सकती है। तभी अमृता के पास उसकी बड़ी बहन शारदा का फोन आता है। अमृता फोन पर बात करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जल गई दिमाग की बुझी हुई बत्ती, अब आएगा मजा। अरे बहू जी, कल मेरी बड़ी बहन शारदा अपने पूरे परिवार के साथ आ रही है, तो याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गई माँ, कोई गलती नहीं होगी। अगले दिन पिंकी सुबह सुबह जल्दी से उठकर घर की सफाई और बाकी के कामों में लग जाती है। पिंकी पूरा फर्श साबुन से धोकर रसोई में चली गई थी। आए हाय मेरी बोड़म बहू, फर्श तो तूने एकदम चकाचक चमका दिया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो हूँ ही अपनी आदत से मजबूर। अमृता साबुन का पानी लात मारकर पूरे फर्श पर फैला देती है। ओ, ये क्या हो गया? पिंकी को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि उसकी सास बाहर क्या बिगाड़ कर रखी थी। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। अरे लगता है आ गई मेरी बहन। अरे कैसी है मेरी छोटी बहन? बस ठीक ही हूँ दीदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ी सासू माँ जी। जीती रहो जीती रहो। चलो दीदी, अब क्या दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी? हाँ चल रही हूँ। अमृता अपनी बड़ी बहन को देखकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि फर्श पर फैलाए साबुन के पानी के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। और तभी उसकी बड़ी बहन शारदा का पांव साबुन के पानी पर पड़ गया। शारदा गिरने ही वाली थी कि तभी उसका हाथ पिंकी पकड़ लेती है और शारदा को बचाने के चक्कर में वो खुद गिर जाती है। हाय हाय मेरी कमर, मर गई। अरे बहू, तू ठीक तो है ना? अरे जल्दी से डॉक्टर को फोन करो।
सभी पिंकी को उठाकर बिस्तर पर ले जाते हैं। डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है कि पिंकी के कमर में गहरी चोट थी, तो इसलिए अब वो घर के काम नहीं कर सकती थी। हाय तू कितनी किस्मत वाली है अमृता, जो तुझे ऐसी बहू मिली। मेरी जान बचाने के लिए तेरी बहू ने खुद चोट खा ली। सच में मैं तो फैन हो गई हूँ तेरी बहू की। अब अमृता को ही घर के सारे काम करने पड़ते थे और वो अपनी बड़ी बहन की भी मेहमान नवाजी करती थी और पिंकी का भी ख्याल रखती थी। हाय मैं तो तंग आ गई हूँ इन कामों से, ये तो कभी खत्म ही नहीं होते। मेरी चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई। अब अपनी कमर टूटी बहू को भी ये दलिया दे आती हूँ। हाय अब मेरे एक बात तो वैसे समझ आ गई है कि हमेशा चालाकी दिखानी अच्छी नहीं होती, अच्छाई और शरीफियत जीत ही जाती है। इस तरह अमृता को अपनी गलती का सबक मिल गया था। इसलिए तो कहा जाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई जीत ही जाती